नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी बेहद हंगामेदार रहा। विधानसभा में पहले 3 विधायकों पर चर्चा हुई और उन्हें पास कराया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग को मानते हुए 23 मार्च को विधायकों के साथ हुई मारपीट मामले में बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी, जिसका सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। 23 मार्च की घटना को लेकर कैसे गर्मागरम बहस हुई, पहले उसे देखिए, फिर खबर तो समझिए। पक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फुड़वाने का काम किया, उठा करके फेंकने का काम किया। इसलिए हमको आसन से भरोसा है, आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय। लेकिन आप ये बताइए महोदय, जो 2 सिपाही सस्पेंड हुए, कोई सिपाही की हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके। जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा। अगर आपका ऑर्डर गया होगा महोदय कि विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते, वो ठीक है, आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, विधायकों को बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? तो मेरा कहना है कि ये भी उनका कहना कि ऐसा न करें, इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि आसन को किसी न किसी रूप में थ्रेटनिंग देते हैं, तो वे नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और हम कहना चाहेंगे हर हालत में संयम बना के रखिए। गलत गलत है, चाहे कोई करे। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस कानून के विरोध के स्वर में जिस प्रकार की स्थिति यहां पैदा होगी महोदय, मेरा तो मानना है, अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता, आपको बंद कर दिया गया साहब, आपको निकल के आने नहीं दिया गया, आपको कोशिश करने की, आप अगर कोई कोशिश करते ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी गई। बैठ जाइए। दिया था, मैं कह रहा हूं मैंने दिया था, लेकिन मैंने रास्ते बंद नहीं किए थे महोदय। शांति बनाइए, रखिए, सुनिए महोदय, संयमित होकर के घर से सुनिए विषय को। चलिए महोदय, जिस प्रकार से टेबल तोड़ा गया, चीजें तोड़ी गई, कोई अच्छी बात है क्या? कोई ठीक बात है क्या? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? महोदय, मेरा तो मानना है कि अगर सत्तारूढ़ पक्ष के लोग अगर संयम नहीं रखते, महोदय कितने लोगों का खून ही रोक कर देते, कोई भरोसा नहीं। जैसी स्थिति पैदा हुई, हम डर गए और ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। और आज 23 मार्च को सदन में जो हंगामा हुआ था उसे लेकर चर्चा हुई और खबर को समझिए कि आखिर 23 मार्च को क्या हुआ था। दरअसल 23 मार्च को सदन में जमकर हंगामा हुआ था। विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरोध में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया था। यहां तक कि स्पीकर को भी बंधक बनाने की कोशिश हुई थी। बाद में सदन की कार्यवाही शुरू की गई और जिसमें चर्चा के दौरान विपक्षी विधायक उग्र हो गए। विधायकों को बाहर निकालने के लिए मार्शल तक बुलाना पड़ा और पटना के डीएम और एसपी को विधानसभा बुलाया गया। पुलिस और विधायक आपस में भिड़ गए, विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। हंगामे के बीच बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक बिहार विधानसभा में पारित हुआ था। 101 दिन बाद घटना को लेकर कार्रवाई हुई, जिसमें 2 सिपाही सस्पेंड किए गए। घटना के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर ने आचार समिति गठन की है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कभी कभी सियासत में सनसनी मचाने के लिए बड़े बयान दिए जाते हैं। आरजेडी शायद इसी ढर्रे पर काम कर रही है। आरजेडी के एक विधायक ने दावा किया है कि आज से 18वें दिन बिहार में सत्ता बदल जाएगी। गांधी मैदान में झंडा नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और फहराएगा। क्या है वो दावा और सत्ता पक्ष ने कैसे इसका जवाब दिया, पहले ये रिपोर्ट देखिए। नया राज आएगा और नेता विरोधी दल उस दिन मुख्यमंत्री कहे जाएंगे और वो झंडा तोलन करेंगे। ये दावा है आरजेडी विधायक का। भाई वीरेंद्र ने दावा ठोक दिया है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे। एक बार फिर सुनिए
आरजेडी का वो हवाई दावा। नया राज आएगा और नेता विरोधी दल उस दिन मुख्यमंत्री कहे जाएंगे और वो झंडा तोलन करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आरजेडी की ओर से सरकार गिराने का खोखला दावा किया गया है। पहले भी कई नेता दावा ठोक चुके हैं। बहरहाल आरजेडी के इस दावे के बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हमला बोला है। देखिए, वो इस तरह के बात प्रचार इसलिए करते रहते हैं कि उनकी पार्टी टूटने वाली है। उनको भय सताते रहता है कि अगर इस तरह के हम अपने विधायकों के आंख में धूल नहीं झोंकते रहेंगे तो हमारा विधायक टूट जाएंगे। और उनके विधायक टूटने का हमेशा ट्रेंड भी रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जिसके नेतृत्वकर्ता कारित मुजरिम है, अस्थायी रूप से न्यायपालिका ने जिनको सजा याफ्ता घोषित कर दिया, उनके राजनीतिक वारिस के संदर्भ में कोई भविष्यवाणी अगर राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है तो जानकारी है ना कि बिहार की जनता नैतिक बल की राजनीति को पसंद करती है, न कि धारा 420 के आरोपी को पसंद करेगी। इसलिए मुगालते में जीना है, जीते रहें। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आजकल गलतफहमी में जी रहे हैं। अब एक नेता ने कह दिया है कि 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की हैसियत से तिरंगा झंडा फहराएंगे। उनको कम से कम तेजस्वी यादव जी से बातचीत कर लेनी चाहिए कि 15 अगस्त को वो बिहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि ऐसे मौकों पर तेजस्वी यादव जी पिकनिक मनाने बिहार से बाहर चले जाते हैं। दरअसल वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हालिया रुख के आधार पर आरजेडी मन ही मन पुआ पका रहा है, जबकि मुकेश सहनी खुद तमाम तरह की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। ऐसे हालात में आरजेडी के सपने साकार होंगे अभी दूर की कौड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि आखिर आरजेडी का ये दावा क्यों है। दरअसल 2 दिन पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे। सहनी ने कहा था कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, जिसके बाद सहनी की नाराजगी की अटकलें थी। हालांकि कल ही सहनी ने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया था। आरजेडी को लगता है कि वीआईपी और मांझी की नाराजगी का फायदा उन्हें मिल सकता है। आरजेडी पहले भी सरकार गिराने का दावा कर चुकी है। राघोपुर में तेजस्वी यादव ने भी सरकार गिराने की बात कही थी और हर बार आरजेडी के दावे फुस साबित होते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मुकेश सहनी को डर लग रहा है, ये हम नहीं कह रहे, मुकेश सहनी के बदले रुख को देखकर कहा जा सकता है। यूपी में फूलन देवी की मूर्ति लगाने के विवाद के बाद मुकेश सहनी ने मोर्चा तो खोला, लेकिन पार्टी के विधायकों ने ही उनका साथ छोड़ा और विधायकों के तेवर के बाद मुकेश सहनी ने यू टर्न लेना ही बेहतर समझा। अब मुकेश सहनी के यू टर्न पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं तो सहयोगी नसीहत दे रहे हैं। एनडीए के अंदर जो भी है वो हम लोगों का इंटरनल मामला है, वो बात हो जाएगा आपस में और सारे चीज सही है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं। देखिए, खास करके बिहार में कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मैं ऐसे साथी को कहूंगा कि पर्दे से बाहर आके बात कीजिए। सहनी को सता रहा है पार्टी की टूट का डर। पर्दे के पीछे कौन कर रहा है वीआईपी से खेल। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों मुश्किल में है। सहनी को पार्टी की टूट का डर सता रहा है। डर है कि उनके विधायक पाला छोड़कर कहीं बीजेपी में ना चले जाएं और वो पार्टी में अकेले ना पड़ जाएं। तभी तो एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद उनके तेवर नरम पड़ चुके हैं और एकता की दुहाई देने लगे हैं। लेकिन पार्टी में टूट की डर के बाद भी सहनी ये बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि वो पार्टी तोड़ने की कोशिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पार्टी के सारे लोग हमारे साथ में हैं। जो लोग को पार्टी कौन तोड़ रहा है मुकेश, उनको क्लियर संदेश जाता होगा। उस अगर वैसे आदमी जो भी है उनका अगर हैसियत है तो फ्रंट में आ जाए, पर्दे के पीछे से काम न करे। पर्दे के पीछे अगर रहेंगे तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। वो सन ऑफ मल्ला मेरा नाम है। अब मुकेश सहनी के डर को समझ लीजिए। बिहार में वीआईपी पार्टी के 4 विधायक हैं। 4 में से 3 विधायक बीजेपी पृष्ठभूमि से हैं। स्वर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव और राजू सिंह वीआईपी के विधायक हैं। एनडीए की बैठक में सहनी के शामिल न होने पर राजू सिंह नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ सहनी का कोई भी कदम आत्मघाती होगा। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बयान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, वो जमीन की सत्यता जान रहे हैं। एनडीए के वोट से जीत के आए हैं वो लोग।
और जमीन की स्थिति भी जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार और इतना सारा काम हो रहा है, तो वो सही बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है वो बोलने के लिए कोई कुछ बोल दे बीजेपी के संपर्क में है तो इनके संपर्क में, ऐसा बात नहीं है। धरातल की सत्यता वो लोग जान रहे हैं और सब लोग तो एनडीए के वोट से ही जीत के आए हैं, इसीलिए उनके मन की भावना जो है, मन की व्यथा वो बोल रहे हैं। कंफ्यूजन होना लाजमी है। पहले अपने पार्टी को सुदृढ़ करें, फिर सरकार की विफलता सरकार को बताएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन जो उनके जो 4 विधायक हैं उसमें से 3 तो बीजेपी बैकग्राउंड से हैं। डेफिनेटली ये है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उनका भी अब वक्तव्य सुनिएगा तो वो भी कुछ विरोधाभासी रखते हैं। उनका कहना है कि विधायक दल की बैठक के बिना आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चाहे पार्टी के नेता भी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कोई भी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मुकेश सहनी राजनीति में नए हैं। अब तक सिर्फ जाति की सियासत ही उनकी पूंजी है। 4 विधायकों के कारण मंत्री बने हैं। विपक्ष भी सहनी की इस कमजोरी को बखूबी समझ रहा है। कैसे सुनेंगे, हैंडल कहीं से और हो रहा है और मुकेश सहनी का चल नहीं रहा है और विधायकों का कहीं और से हैंडलिंग हो रहा है। इसलिए मुकेश सहनी असहज है और उनकी चलती नहीं है। उनको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। मुकेश सहनी को समझना होगा कि जाति की सियासत से कुछ तो हासिल हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हासिल करने के लिए विकास की बात करनी होगी। इससे वो न सिर्फ बिहार की राजनीति में स्थापित होंगे बल्कि लंबी पारी भी खेल सकेंगे। खैर, फैसला सहनी को लेना है और उसका परिणाम भी उन्हें ही भुगतना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। सहनी ने यूटर्न पर विरोधी ने चुटकी लिया तो सहयोगियों ने नसीहत दी है। और अब इस खबर को समझिए कि आखिर सहनी को डर क्यों लग रहा है। मुकेश सहनी अपने ही जाल में फंस गए। मुकेश सहनी की वीआईपी के 4 विधायक हैं। मुकेश सहनी की पार्टी अभी नई है और वीआईपी के 4 विधायक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। 4 में से 3 विधायक बीजेपी बैकग्राउंड से हैं और ये सबसे अहम बात है। और तीनों के बीजेपी से जो रिश्ते हैं वो मधुर रिश्ते हैं। चौथे विधायक मुसाफिर पासवान हैं, जिनके साथ मुकेश सहनी के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का तेवर कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मॉनसून सत्र के 8वें दिन भी संसद में शोर नहीं थमा। पेगासस स्कैंडल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही बुरी तरह से बाधित हो रही है। सवाल है कि आखिर कब तक ऐसा ही होगा। मॉनसून सत्र पर भारी पड़ रहा है शोर। सरकार विपक्ष दोनों सड़क की ओर। बहुत हो रहा खर्चा, शुरू कीजिए चर्चा। ये सवाल इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा हो रहा है। फिलहाल इस सूरत हाल के बदलने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सरकार और विपक्ष दोनों सड़क पर है। दोनों अपनी बात सड़क पर कर रहे हैं। संसद में सिर्फ शोर हो रहा है और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार। जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, उनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जनता जनार्दन की आवाज को दबा रहे हैं। सदन के बाहर एक जैसी विचारधारा वाले 14 विपक्षी दलों ने एक अहम मीटिंग की और सरकार को घेरने की योजना बनाई। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? राहुल गांधी ने बार बार पेगासस को लोकतंत्र के खिलाफ हथियार करार दिया और न सिर्फ सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का नाम लेकर हमला किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पलटवार किया। नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है
मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया? आप सवाल है कि जो लड़ाई सदन के बाहर हो सकती थी वो सदन में क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब है ताकत। राजनीति में शक्ति का संतुलन बेहद जरूरी है और विपक्ष अपनी एकजुटता के जरिए सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। वहीं सरकार भी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जजेस नहीं बचे, सेना के अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, विपक्ष के नेता नहीं बचे, सरकार के मंत्री नहीं बचे और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जब तक जांच नहीं होती दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। इस सत्र का हर्ष ये होगा कि जनता के बीच में संदेश जाएगा कि आपकी मौत हो, आपकी महंगाई हो या आपके राष्ट्र की सुरक्षा का मसला हो, ये सरकार आपके मत से चुन के आई, आपको कुचल रही। तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं? लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ पर्चे फेंके और खेला होबे के नारे लगाए। 12:30 तक स्थगित की जाती है, जिसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने असम्मानजनक बर्ताव करार दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोधी दल अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गया है। जिस तरह से उन्होंने कागज को फाड़ करके फेंका है, मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पर्चे उछालने और असम्मानजनक बर्ताव को लेकर लोकसभा के 10 सांसदों को सदन से निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इससे आम जनता को क्या मिलेगा? कोरोना ने पूरे मुल्क की कमर तोड़ दी है। उम्मीद थी कि दूसरी लहर के बाद का संसद सत्र यानी मौजूदा मानसून सत्र बड़ा धमाकेदार होगा। आम जन की बदहाली से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। आगे ऐसी परेशानी न आए इसके लिए उपाय किए जाएंगे, लेकिन हो रहा है सिर्फ हंगामा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मॉनसून सत्र पर शोर भारी पड़ रहा है और आज सदन की कार्यवाही का 8वां दिन था, जो भी हंगामेदार रहा और पेगासस के मुद्दे पर लगातार विपक्षी जो है वो हंगामा कर रहे हैं। अब इस खबर को समझिए। मॉनसून सत्र का 8वां दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सदन सत्र में हर मिनट करीब 29,000 रुपए खर्च आता है। अगर सत्र के सभी 18 कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं तो टैक्स भरने वाली आम जनता का करीब 35 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है। ऐसा लगता है कि हंगामा करना राजनीतिक दलों की परंपरा बन चुकी है। लोकतंत्र में सदन में शोर अच्छे संकेत नहीं है। कोई भी सत्र जनहित के लिए होता है, जनता की समस्याओं के लिए, समाधान के लिए होता है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर, जो कि धनबाद से है। धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे जस्टिस उत्तम आनंद की मौत हो गई। जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के पास ऑटो ने टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन हादसा जिस तरह से हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जज उत्तम आनंद सड़क किनारे वॉक कर रहे थे जबकि ऑटो बीच सड़क पर चल रही थी। लेकिन फिर अचानक ऑटो सड़क के किनारे चल रहे जज उत्तम आनंद को ठोकर मार दी और फिर भाग गई। इस खबर को समझिए। सीसीटीवी फुटेज से संदेह गहरा रहा है। सड़क के किनारे ऑटो ने टक्कर कैसे मारी, ये एक बड़ा सवाल है। और ऑटो बेकाबू था तो फरार कैसे हो गया? क्या जानबूझकर हादसा का सीन क्रिएट किया गया? रंजय हत्याकांड हाई प्रोफाइल मामला है, जिसकी जांच जस्टिस उत्तम आनंद कर रहे हैं और पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही कि ये हत्या है या आशंका है इसकी। चलिए बढ़ते अपनी अगली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।